Okay, as the second part, now I'm going to discuss about the next topic, that is the radioactivity, which row shows the relative ionizing effect and the penetrating abilities of the alpha particles and the beta particles. देखिए नहीं, तीनों में सबसे अच्छा आयनाइजिंग इफेक्ट होता है अल्फा का, सबसे ज़्यादा मैसिव होती हैं, तो अल्फा का आयनाइजिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अल्फा का आयनाइजिंग इफेक्ट बीटा से भी ज़्यादा होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में से एक होगा। सी और डी तो आपके गए क्रॉस। ठीक है, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। अब पेनिट्रेटिंग एबिलिटी जो है किसकी ज़्यादा होती है? पेनिट्रेटिंग एबिलिटी आपके पास जो होती है वो अल्फा की कम होती है, बीटा की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप सोच लें फिर कौन सा ऑप्शन बनता है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन। एक के तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि अल्फा की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। ठीक हो गया जी। सेकंड आपके पास है a powder contain 400 milligrams of the radioactive material that emits the alpha particles। अच्छा, वो emit alpha particle कर रहा है ऑब्वियसली कि उसकी हाफ लाइफ बताई भी है 5 days है। what mass of the material remains after the 10 days? टू हाफ लाइफ। मेंटल मैथ कर सकते हैं आप, यहाँ पे इतना ज़्यादा लंबा काम नहीं है। तो आफ्टर टू हाफ लाइफ वो कितना रह जाएगा? एक हाफ लाइफ के बाद वो 200 रह जाएगा, दो हाफ लाइफ के बाद वो दोबारा एक हाफ लाइफ जो है उसके बाद वो 200 का भी हाफ हो जाएगा, दैट इज 100 मिलीग्राम्स। ठीक है जी। सेकंड थिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ द रेडियोएक्टिव सोर्सेस ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम 2000 से वो स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हुई है। हमने सोचना ये है कि 1000 जब उसकी क्वांटिटी हुई है तो उस वक्त टाइम क्या है। उसके नीचे आके देख लें तो आपको टाइम नज़र आएगा कितना है। यहाँ पे टाइम आपको मिल रहा है जी, दैट इज़ 1 आवर। तो इट मीन्स कि जो हाफ लाइफ है उसकी 1 आवर है। ग्राफ हमने देख लिया है, आप चाहे तो दोबारा देख सकते हैं। देखिए नहीं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 70 सेकेंड्स है। तो number of the emission per second n of the sample of the element is measured at a certain time। अच्छा, थोड़ी देर बाद यानी किसी टाइम के बाद उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं या नंबर ऑफ एटम्स हैं वो है n। कहते हैं व्हाट वाज द नंबर ऑफ द इमिशन पर सेकंड 70 सेकंड्स अर्लियर। अब अगर आप 70 सेकंड्स पीछे चले जाएं तो ऑब्वियसली वो क्वांटिटी अब डबल हो जाएगी ना, क्योंकि 70 सेकंड के बाद आधी हो जाती है। तो अगर n उसकी आधी क्वांटिटी है तो डबल कितना हो जाएगी? डबल हो जाएगी 2n, क्योंकि वो अर्लियर की बात कर रहा है ना आपसे कि अब 70 सेकंड पहले क्वांटिटी कितनी थी अगर अभी n है तो अगर हम कहते हैं कि जी अभी n है, तो अगर हम वापस जाते हैं पास्ट में जाते हैं कि 70 सेकंड पहले पीछे चले जाएं तो कितनी होगी? तो ऑब्वियसली वो 2n हो जाएगी, और 70 सेकंड के बाद वो हाफ होके फिर n हो जाएगी। तो इसका मतलब है उन्होंने पूछा पहले कितनी थी तो वो 2n हो जाएगी। अच्छा जी, एस इज द रेडियोएक्टिव सोर्सेज emitting द अल्फा पार्टिकल बीटा एंड द गामा रेज। थिन पेपर ऑफ शीट रख दी है तो उसमें से अल्फा पार्टिकल के गुजरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसकी पेपर में से भी गुजरने की एबिलिटी नहीं होती, सिर्फ बीटा और गैमा ही गुजर सकते हैं। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि बीटा और गैमा सी ऑप्शन में नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया। विच रो डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का आयनाइजिंग इफेक्ट सबसे अच्छा होता है, बहुत अच्छा आयनाइज करते हैं, हैवी होते हैं। ठीक है ना, बट लेकिन रेडिएशन स्टॉप हो जाती है, एल्यूमिनियम से इजीली पास नहीं हो पाती, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें। A radioactive substance has a half-life of the 2 weeks. At the beginning of an investigation, the substance emit 3000 beta particles per unit. ठीक है, per minute, sorry. How many beta particles will it emits per minute after the 6 week? अब आप देखें 6 वीक में कितनी हाफ लाइफ होती है? 6 वीक में बनती है 3 हाफ लाइफ। तो एक हाफ लाइफ के बाद उसका अमाउंट कितना रह जाएगा? 1500 हाफ रह जाएगा। 1500 के बाद कितना रह जाएगा? 750, मजीद उसका हाफ कर लें, और थर्ड हाफ लाइफ के बाद 750 का भी हाफ कर लें, तो सोच लें कितना बनता है? 750 का भी हाफ बनता है आई थिंक सो 375। तो ये आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। तो समटाइम यहाँ मेंटल मैथ करके भी आप काम कर सकते हैं। साइंटिस्ट नीड टू यूज अ सोर्स ऑफ द gamma rays as safely as possible। तो which action will not reduce the amount of the radiation that reaches a scientist? कौन सा एक्शन जो है वो आपके पास रिड्यूस नहीं करेगा द अमाउंट ऑफ द रेडिएशन दैट रीचेज द साइंटिस्ट, उन रेडिएशन को जो साइंटिस्ट तक पहुंच रही हैं। कीपिंग द डिस्टेंस, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स
and the scientist is as large as possible, keeping the temperature of the source as low as possible, keeping the time for which the scientists use the source as small as possible, और कीपिंग प्लेसिंग अ लेड स्क्रीन बिटवीन द साइंटिस्ट एंड द सोर्स। देखिए इसमें आपके पास जो टेम्परेचर है सोर्स का एज लो एज पॉसिबल, आप उसमें टेम्परेचर आप बेशक जो है वो जैसे कहना चाहिए कि कि आप उस टेम्परेचर को जो है इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, लेकिन टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से उसके रेडियो एक्टिव सोर्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, क्योंकि ये न्यूक्लियस का अनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस है जिसकी वजह से रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं। हाँ, डिस्टेंस ज़्यादा होने के ऊपर जो है वो रेडियो एक्टिव सोर्सेज जो हैं आपकी जो हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है जी, तो डिस्टेंस मैटर कर सकता है, वो रिड्यूस कर सकता है। टाइम कम लगेगा या टाइम आप बहुत कम टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिर जो फेस करनी पड़ेंगी रेडिएशन वो भी कम फेस करनी पड़ेंगी, तो ये भी आपका रिड्यूस करेगा। और प्लेसिंग अ लेड स्क्रीन बिटवीन द साइंटिस्ट, ये भी आपका जो है जब आप लेड स्क्रीन रखते हैं तो अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को वो जो है बहुत हद तक, काफ़ी हद तक जो है वो रोक देगा। बहुत ही मैक्सिमम अमाउंट जो है वो रेडिएशंस का उससे लेड की वजह से वो पास नहीं हो पाएगा, लेड उसको स्टॉप कर देगा। लेड में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें मौजूद जो एटम्स हैं वो उन रेस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और वो स्कैटर्ड हो जाती हैं रेस। ठीक है जी, तो फिर ये देख लें इसमें टेम्परेचर्स का जो है वो विच विल नॉट रिड्यूस अमाउंट ऑफ द रेडिएशंस, तो आप बेशक कीपिंग द टेम्परेचर एज लो एज पॉसिबल आप उसको लो करें तो इससे कोई मतलब रिड्यूस नहीं आएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन में वो रेडिएशंस फिर भी इमिट करेगा। द ग्राफ शोज द डीके कर्व फॉर द वन पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव सोर्सेस 2000 समथिंग समथिंग है, कितना समथिंग समथिंग है ये देख लेते हैं। ये आपके पास है जी, हम आपसे सोच लिया कि ग्राफ में ये 2100 है, आई थिंक सो ये आपका 2100 है, ये 2200 हो जाएगा, ये आपका 2300, ये 2400 और ये 2500, तो 2100 2200। अब 2200 का जो हाफ है, सॉरी 2200 में जो आपके पास वो हमने देखना है कि कहाँ पे, हम चेक कर लें, जस्ट वेट, छोटा हो गया थोड़ा सा। 2200 का जो हाफ होता है वो 1100 होता है, और 1100 आपके पास ऑब्वियसली कहाँ पर आ रहा है, 1100 हमारे पास आ रहा है यहाँ पे कहीं आ रहा है। तो ये जो टाइम है इसके नीचे बिल्कुल जाके देखेंगे कि क्या टाइम आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 2 डेज। तो इट मीन्स कि जो हाफ लाइफ है वो 2 डेज है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है जी, सेकंड थिंग है विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द मेजरिंग ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। हाफ द टाइम टेकन फॉर हाफ द सब्सटेंस टू डीके, मतलब उस टाइम को भी हाफ कर दें जो हाफ द सब्सटेंस टू डीके में हो रहा है, नहीं ये तो गलत बात हो जाएगी। हाफ द टाइम टेकन फॉर द सब्सटेंस टू डीके कम्प्लीटली, बिल्कुल भी नहीं, कम्प्लीटली जो डीके हुआ है उसको हाफ करना सवाल ही पैदा नहीं होता। द टाइम टेकन फॉर हाफ द सब्सटेंस टू डीके, यस, वो टाइम जिसमें सब्सटेंस जो है वो आधा डीके हो गया है, हाफ डीके हो गया है, मतलब हाफ उसमें से किसी और फॉर्म में एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो चुका है, ये बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट तो निकाल ही देना, कंफ्यूजन आ जाती है इसमें। हाफ द टाइम टेकन फॉर हाफ द सब्सटेंस टू डीके, अब ये हाफ द टाइम टेकन का मतलब है कि भाई एक सब्सटेंस को डीके होने में, हाफ डीके होने में लगे 2 घंटे, तो अब ये कह रहे हैं हाफ द टाइम मतलब आप 2 घंटे भी ना लें बल्कि उसके बजाय 1 घंटा लें, तो भाई क्यों लें 1 घंटा हम, ये तो बात ही नहीं बनती, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हम वही टाइम लेंगे, वही टाइम जो टाइम उसको हाफ होने में लगा है। उसके बाद आपके पास आ जाता है द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेडिएशंस एक्स वाई एंड द जी। एक्स जो है पेपर में से क्रॉस कर गई हैं तो ऑब्वियसली ये आपकी अल्फ़ा नहीं हो सकती, ये आपकी बीटा है, और वाई जो है वो आपकी प्लास्टिक में से भी क्रॉस नहीं कर पाई हैं, अल्फ़ा है, और जो आपकी गैमा है वो लैब में भी पेनेट्रेट कर रही हैं काफ़ी हद तक, आप देख सकते हैं, तो वो जेड जो है वो गैमा है।
तो Z आपकी जो है गैमा है, Y आपके पास अल्फा है। तो एक ऑप्शन बनता है आपके पास, वो है बी फॉर बीटा। तो यस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा और ये तमाम इस डिस्क्रिप्शन को शो करेगा। ठीक है जी, आप दोबारा देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसको मैं जूम इन कर देता हूँ तो आप चेक कर लें कि इसमें से वो पार्टिकल जो आपके पेपर में से प्लास्टिक में से पास नहीं हो रहे हैं वो आपके अल्फ़ा हैं, जो प्लास्टिक में से पास हो गए हैं वो आपके बीटा हैं, और जो आपके मतलब एलुमिनियम में से पास नहीं हो रहे हैं लेकिन वो तो बीटा ही है, जो एक्स है। और फिर लेकिन एलुमिनियम में से गैमा पास कर गए हैं, लेकिन वो लेड में काफ़ी हद तक पेनिट्रेट कर गए हैं, लेकिन फिर भी कंप्लीटली उसको क्रॉस नहीं कर सके। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। विच मटेरियल इज, क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर आपको याद होनी चाहिए कि अल्फ़ा की सबसे कम होती है और फिर गैमा की सबसे ज़्यादा होती है। विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड इन एज अ लाइनिंग फॉर अ बॉक्स टू स्टोरिंग द रेडिएटिव सैंपल्स। आमतौर पर लेड की लाइनिंग कर दी जाती है क्योंकि लेड सबसे ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्बर है, काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लेता है। द हाफ लाइफ ऑफ द रेडिएटिव सब्सटेंस, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। 5 आवर्स की हाफ लाइफ है और simple is tested and found to contain 0.48 gram of the substance. How much of the substance was present in the sample 20 hours before the sample was tested? Oh good. अच्छा जी, अब 20 आवर्स बिफोर द सैंपल वाज टेस्टेड, यानी कि आपने इसमें पहले देखना है कितनी हाफ लाइफ बनती हैं। तो ये बनती है हाफ लाइफ इसमें 20 आवर्स में 4 हाफ लाइफ। कैसे पता चला? आपने 20 को टाइम को हाफ लाइफ से डिवाइड कर दिया तो आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ मिल गई 4। अब आपने फाइंड क्या करना है जी, ये बेसिकली अमाउंट है, वो अमाउंट जो लेफ्ट है, जो बाकी बचा। इसके लिए एक फार्मूला भी वैसे मैं यूज़ करता हूँ, अमाउंट लेफ्ट और ओरिजिनल अमाउंट फाइंड करना है हमने। तो ये होता है अमाउंट लेफ्ट, ये होता है ओरिजिनल अमाउंट, और ये है 1 बाई यहाँ पे 2 की पावर n, और n होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो अमाउंट लेफ्ट हमारे पास है 0.48 और ओरिजिनल क्वांटिटी मैंने फाइंड करनी थी। 1/2 की जगह मैंने 1/2 ही लिखा और इसकी पावर 4। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है ना। अब ये बनेगा 2 2 4 2 8 2 16। तो 0.48 को आप जस्ट 16 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको मिल जाएंगी ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द सिंपल, यानी कि वो कितनी क्वांटिटी थी, तकरीबन 4 हाफ लाइफ्स पहले। तो 0.48 को 16 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा ख्याल जहाँ तक है बहुत क्लोज जाना चाहिए। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर हमारे पास ही है। तो जनाब कैलकुलेटर प्लीज़, यहाँ से हमें कैलकुलेटर मिल सकता है। कैलकुलेटर, ये हमें कैलकुलेटर मिल गया। अच्छा जी, तो हम 0.48 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से। 0.48 टाइम्स 16, 7.68 इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सही, ठीक है जी, 7.68 आपके पास राइट आंसर आ गया। और ये आप मेंटल मैथ भी कर सकते हैं चाहे तो, उसमें आपकी मर्ज़ी होती है कि आप इसको फिर 4 हाफ लाइफ्स हैं तो आप इसको पहले डबल कर लें, फिर आप उसको मज़ीद डबल कर लें, फिर आप उसको मज़ीद डबल कर लें, या फिर ये फार्मूला यूज़ करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। सब a sample of the radioactive uranium has the mass 1 gram, another sample of the same material has the mass 2 gram. Which property is the same for the both samples? The amount of the radiations emitted per seconds. देखिए जी, अमाउंट ऑफ द रेडिएशन जो इमिटेड पर सेकेंड्स होंगी ना, तो वो तो जहाँ पे मैस ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा इमिट करेगा रेज, जहाँ मैस कम होगा वहाँ पे कम इमिट करेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, इस ऑप्शन पे तो जा ही नहीं सकते। हाफ लाइफ अलबत्ता मटेरियल सेम है तो हाफ लाइफ दोनों की सेम होगी, और नंबर तो ऑब्वियसली जहाँ मैथ ज़्यादा है उसमें ज़्यादा होंगे, जहाँ कम है उसमें कम होंगे, और जहाँ मैथ ज़्यादा है वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा तो सिर्फ हाफ लाइफ ही सेम होगी। व्हाट इज़ द बीटा पार्टिकल्स एंड फॉर्म फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रेडियोएक्टिव एटम इज इट emitted? बीटा पार्टिकल आपके जो एमिट होते हैं वो न्यूक्लियस से होते हैं। कभी भी ये मत समझना कि ऑर्बिट में से होते हैं, कि वो इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिट में से होते होंगे, कभी भी नहीं, न्यूक्लियस में से होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, द डायग्राम कहती है कि 5 एटम्स हैं, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में हो सकते हैं,
और द एटम्स ईच गिव्स आउट एन अल्फा पार्टिकल्स, और कहते हैं कि आपके पास एटम 1 इज़ द फर्स्ट टू गिव आउट अल्फा पार्टिकल, उसके बाद एटम 3 ने एमिट किया है second to give out a particles which atoms will give out the next particle। देखें, ये आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, हम ये बात नहीं बता सकते कि अब कौन सा एटम अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। इसी बात को हम रैंडम इमिशन भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा इम्पॉसिबल टू टेल। ठीक है, और इसकी रीज़न है रैंडम इमिशन होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देख लें आपके सामने ये डायग्राम है और एक रेडियो एक्टिव गैस है। अभी काउंट रेट आपका जो काउंटर है उसने ज़ीरो करेक्शन किया हुआ है। ज़ीरो करेक्शन का मतलब है करेक्टेड फॉर द बैकग्राउंड रेडिएशन, का मतलब है कि इसमें बैकग्राउंड रेडिएशन इन्वॉल्व नहीं है। सम टाइम अभी बैकग्राउंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें बैकग्राउंड रेडिएशन आ जाती हैं। वो रेडिएशन होती हैं जो ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं, और वो रेडिएक्टिव एलिमेंट की वजह से नहीं होती, वो एटमॉस्फेयर की वजह से होती हैं। तो हमें उनको फिर सब्ट्रैक्ट करके वर्किंग करनी पड़ती है फिर फाइनली, और अगर फाइनल आंसर समटाइम हमें फाइंड करना पड़ता है और वो फिर हमें काउंटर रेडिएशंस फाइंड करनी पड़े, तो फिर वो हमें बैकग्राउंड ऐड भी करना पड़ता है। वो भी क्वेश्चन मैं आपको एक करवाऊंगा अभी, अगर आ जाता है इसमें वो भी देख लेंगे। लेकिन बहरहाल हम ये देखते हैं 140 से काउंटेड स्टार्ट हुआ है, जब टाइम स्टार्ट हुआ 70 पे होना चाहिए था। अब 70 वाला फिगर तो हमें इसमें नज़र ही नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता हमें 60 और 40 के दरमियान कुछ लगता है कि 70 आया होगा। तो हाफ लाइफ किसके दरमियान हो सकती है? 40 और 60 सेकंड्स के दरमियान हो सकती है, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। अ शीट ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड बिटवीन अ रेडियोएक्टिव सोर्स एंड अ डिटेक्टर। आपके पास शीट जो है पेपर की रखी गई है, प्लेस कर दी गई है बिटवीन अ रेडियोएक्टिव सोर्स एंड द डिटेक्टर। विच टाइप ऑफ द रेडिएशंस कैन पास थ्रू द पेपर? दो ही तरह की रेडिएशन है जो पास कर सकती हैं, बीटा और गैमा। बाकी अल्फा तो पेपर में से पास करने की एबिलिटी नहीं रखती, तो उसको तो हम रहने ही दें। सैंपल ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज डीकेइंग, द न्यूक्लियस ऑफ द विच एटम विल डीके फर्स्ट। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था इम्पॉसिबल है, क्योंकि रेडियोएक्टिव डीके जो होता है वो रैंडम होता है, इसलिए बाकी ऑप्शंस को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इक्वेशन शोज दैट द डीके ऑफ द न्यूक्लियाइड एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द पी एंड क्यू? देखिए जी, अल्फा पार्टिकल के निकलने की वजह से क्या हुआ है कि जब अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तो आपका जो एटॉमिक मास है वो आपका 226 से उसमें से 4 माइनस हो जाएगा, तो वो जाएगा 222। तो 222 दो ऑप्शंस में आ रहा है, ए और बी तो आपके गए, ठीक हो गया जी। सी और डी में से कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा 88 में से 2 माइनस हो जाता है अल्फा पार्टिकल के निकलने से, तो ये हो जाएगा 86। तो वो ऑप्शन आपके पास आ गया डी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। कहते हैं ड्यूरिंग अ फायर इन द लेबोरेटरी स्टोर रूम सम रेडियोएक्टिव मटेरियल वाज स्पिल्ड। अ फायर फाइटर डिटेक्टेड the radiations through the lead line wall of the storeroom. The radiation was emitted by the radioactive material. तो लेड लाइन वैसे स्टोर रूम है, इसकी रेडियोएक्टिव मटेरियल है और यहाँ पे उसने कुछ डिटेक्ट की है रेज। देखिए जी, बात यह है कि विच टाइप ऑफ द रेडिएशन वाज बीइंग डिटेक्टेड। जो चांसेस हैं कि जिसने रेड लाइन को क्रॉस किया होगा, इन चारों में सबसे मोस्ट पेनिट्रेटिंग होती हैं गैमा रेज। तो गैमा रेज के ही चांसेस हैं, बाकी किसी के चांसेस नहीं है कि वो बाहर आ सके। अल्फा पार्टिकल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो एयर में से पास होते होते गुम हो जाती हैं। क्यों गुम हो जाती हैं? क्योंकि वो बेसिकली अल्फा पार्टिकल ना हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। मतलब हीलियम के न्यूक्लियाई मीन्स के खाली हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो वो एयर में से पास होते होते 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हीलियम एटम में कन्वर्ट हो जाता है। बीटा पार्टिकल की भी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी नहीं होती। गैमा एक्स रेज की पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी है, लेकिन गैमा रेज के मुकाबले में फिर भी कम है। आपको अगर सीक्वेंस याद हो, गैमा सबसे टॉप पर आते हैं, तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे हाईएस्ट आपके पास गैमा की होती है। Geiger counter detect the radiations from the radioactive sources. The radioactive sources inside a thick aluminum container is shown. और रेडियोएक्टिव सोर्सेज आपके सामने दी हुई है 2 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर थिक एल्युमिनियम कंटेनर के भी रखा हुआ है। और विच टाइप ऑफ द रेडिएशंस फ्रॉम द सोर्सेज बीइंग डिटेक्टेड? सिर्फ और सिर्फ फिर एक ही सोर्सेज हैं जो उसको एल्युमिनियम को क्रॉस करके आ सकती हैं, और वो हैं सिर्फ गैमा रेज। बाकी रेडियो वेव्स तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनका तो खैर ये तो रेडिएशन भी नहीं है, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में, रेडियोएक्टिव सोर्स रेज में नहीं आती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अच्छा जी, रेडियोएक्टिव सोर्सेज emit द रेडिएशन दैट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ द पेपर बट नॉट थ्रू द थिक एल्युमिनियम। तो वो तो फिर एक ही है, आपके पास बीटा है, बीटा ही है जो कि पेपर में से तो पास करेंगे लेकिन एल्युमिनियम में से पास नहीं कर पाती। आई होप गाइस दिस वन विल बी क्लियर टू यू। एक दो क्वेश्चंस आपके और हैं। द ग्राफ शोज द एक्टिविटी ऑफ द रेडियोएक्टिव
सोर्स 120 का हाफ 60 और 62 मिनट्स के बाद वो हाफ हो गया। The diagram shows a radioactive experiment में when a piece of the paper is used as observed count rate drop to the background count rate। अच्छा फिर बात सुन लें, बैकग्राउंड काउंट रेट वो काउंट रेट होता है जो आपका उस काउंट रेट को शो कर रहा होता है जो एटमॉस्फेयर का काउंट रेट होता है, यानी एटमॉस्फेयर में मौजूद रेस को डिटेक्ट करके बता रहा होता है। तो मिसाल के तौर पे इसका काउंट रेट था पहले जब हमने पेपर नहीं रखा था तो काउंट रेट आपके पास, और ये भी नहीं था सोर्स, तो मिसाल के तौर पे काउंट रेट आपके पास 50 आ रहा था, तो ये आपका एटमॉस्फेयर का काउंट रेट था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे ये आपके पास सोर्स रख दिया और अभी एब्जॉर्बर हमने कोई नहीं रखा, तो हम क्या देखते हैं, काउंट रेट एकदम बढ़ गया है। कितना हो गया, मैक्सिमम 150 से 250 हो गया। तो फिर एडिशन का सोर्स का, रेडिएटिव सोर्स का काउंट रेट कितना हुआ, 250 में से 50 माइनस करना पड़ेगा तो आएगा 200। ये भी बात मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि रेडियोएक्टिव सोर्स का काउंट रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने अब्जॉर्बर रखा बीच में, तो अब्जॉर्बर रखने पर ये काउंट रेट दोबारा से आपका 250 से ड्रॉप कर गया और 200 पे चला 50 पे चला गया। मतलब ये कि वो जो रेडिएटिव सोर्सेज आ रही थी वो स्टॉप हो गई इससे, और अगर ये एब्जॉर्बर उसको स्टॉप कर रहा है और यहाँ पे एब्जॉर्बर ऐसा पेपर यूज हुआ है, तो पेपर सिर्फ जो जिन रेस को स्टॉप करता है वो रेज आपकी अल्फा पार्टिकल्स होती हैं, बाकी उसमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो बीटा और गैमा को स्टॉप कर सके। ठीक है जी, तो आप पाउडर कंटेन द 400 मिलीग्राम ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल दैट अल्फा half life of the material is 5 days. What mass of the material remains after the 10 days? दो हाफ लाइफ, तो पहली हाफ लाइफ वो 200 जाएगा और दूसरी हाफ लाइफ के बाद वो 100 ग्राम्स रह जाएगा। Count rate of the 4 radioactive sources were measured at the same time on the 3 consecutive days। 4 radioactive आपकी सोर्सेज हैं और उनके जो काउंट रेट मेजर किए गए टाइम ऑन द 3 consecutive days, which source has a half life of the 2 days। so मंडे को का 100 था, उसका फिर 50 रह गया, 25 रह गया। तो यही है आपके पास जो ए ऑप्शन है, क्योंकि देख लें नहीं सॉरी, इसका तो 2 डेज़ की बात कर रहा है वो, सही। 2 डेज़ में हाफ कौन सी हो रही है, तो 2 डेज़ में जो हाफ हो रही है वो आपका बी ऑप्शन है, क्योंकि जो ए ऑप्शन है वो तो एक ही दिन में हाफ हो गई हैं, मंडे से ट्यूसडे हाफ हो गई हैं और फिर ट्यूसडे से वेडनेसडे से मजीद हाफ हो रही हैं, तो ये तो 1 डे हाफ लाइफ है। लेकिन उसने पूछा है 2 डेज़ हाफ लाइफ किसकी है, तो वो है फिर बी ऑप्शन में जो रेडिएक्टिव मटेरियल है उसका जो अमाउंट है वो 200 से 100 हो रहा है 2 दिन के अंदर, तो उसकी हाफ लाइफ 2 डेज़ है। बाकी तो सी तो 300 का 300 ही रहा, उसमें कोई चेंज ही नहीं आया। और जो आपका डी है ये हुआ है 400 से 200 और 200 से 100, इसकी भी हाफ लाइफ 1 डे ही आ रही है। तो जो आपके पास 2 डे जिसकी हाफ लाइफ आ रही है वो बी ऑप्शन है, ठीक है जी। बी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 डेज के बाद उसका अमाउंट हाफ हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि 2 दिन बाद उसकी क्वांटिटी 200 से 100 हो गई है। बेशक उसको दोबारा सुन लीजिएगा अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो। विच लाइन करेक्टली डिस्क्राइब द अल्फा पार्टिकल्स, जो होता है उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो पेनिट्रेट कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम से, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, नो। तो ये आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है। A small amount of the radioactive isotopes contains the 72 billion unstable nuclide, or the half-life of the isotopes is the 4 hours। तो 12 hours में how many unstable nuclide would remain after 12? अब 12 hours का मतलब होता है 3 हाफ लाइफ बनती हैं इसमें। 12 hours को आप 4 से डिवाइड करें ना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएंगी 3, तो 3 हाफ लाइफ। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेंटल मैथ भी कर सकते हैं और एक और टेक्निक भी जो मैं आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपने निकालनी है तो आप 12 को कर दें 4 से डिवाइड, तो ये आ जाएंगी 3 हाफ लाइफ। अब आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, 72 है। आपने फाइंड करना है अमाउंट लेफ्ट कितना रह गया, तो ये फार्मूला यूज़ कर लें, सिंपल फार्मूला 1/2 n इज़ द नंबर ऑफ द हाफ लाइफ। तो ये 72 है, 1/2 का मतलब हो जाएगा पावर 3 और ये हो जाएगा 8। 72 को आप 8 से डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आएगा, 8 9 से 72, तो ये आपके पास रह जाएगा 9 बिलियन। ठीक है जी।
आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर आप मेंटल मैथ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो क्योंकि आपके पास 12 को आपने 4 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ जाता है 3 हाफ लाइफ का आंसर आ जाता है। तो एक हाफ लाइफ के बाद 72 का हाफ कर दें 36 रह जाएंगी, फिर 36 का हाफ कर दें 18 रह जाएंगी, फिर 18 का हाफ कर दें 9 रह जाएंगी। बात तो एक ही है। अच्छा जी, व्हाट आर द मोस्ट पेनिट्रेटिंग एंड द लीस्ट पेनिट्रेटिंग टाइप्स ऑफ द रेडिएशन? तो मोस्ट पेनिट्रेटिंग आपकी होती है, लीस्ट पेनिट्रेटिंग अल्फा होती है। तो सी ऑफ करेक्ट। हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 5 आवर्स। सिंपल इस टेस्ट है, ये तो रिपीट हुआ है, रिपीटेड है। 7.68 इसका आंसर है। अल्फा पार्टिकल और गैमा रेज। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई हैं और गैमा रेज आपकी जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी हैं। एक ही ऑप्शन बनता है, आपका ऑप्शन बनता है ए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट भी होती हैं गैमा रेज। अल्फा पार्टिकल्स आपके हीलियम न्यूक्लियाई हैं। A radioactive nucleus R decays with the emission of the beta particle as shown. अच्छा, बीटा पार्टिकल के एमिट होने से न्यूक्लियन नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप लेक्चर को रिवाइज करके देख सकते हैं। मतलब अगर न्यूक्लियन नंबर एक्स है आर का, तो जो एस बना है उसका भी न्यूक्लियन नंबर वही रहेगा, यानी कि एक्स और पी इक्वल रहेंगे। तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। बाकी जो इसका क्यू है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब वाई के मुकाबले में आपका क्यू ज़्यादा होता है, यानी आपका जो क्यू होगा वाई प्लस 1 हो जाएगा। जी ऑप्शन तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। वाई इज इक्वल टू क्यू वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। सैंपल ऑफ द रेडियो आइसोटोप्स इज डिकेइंग, और इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। बहुत इम्पॉसिबल है बताना कि कौन सा डीके होगा, क्योंकि रीज़न क्या है, रैंडम इमिशन होता है। व्हाट इज अ बीटा पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और विच लाइन इन द टेबल डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द गैमा रेज? तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस हैं और गैमा रेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और फिर उसके बाद आपके पास आ गया द काउंट रेट ऑफ द रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएटिव सिंपल इज मेजर्ड इन द एवरी मिनट्स। द रिजल्ट आर रिकॉर्डेड इन द टेबल्स। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रेडिएटिव मटेरियल? अब देखें 80 से 40 होने में लगे उसको 2 मिनट्स, ठीक है ना। तो 2 मिनट्स उसकी हाफ लाइफ हो जाएगी। विच टाइप ऑफ द रेडिएशन हैज द ग्रेटेस्ट आयनाइजिंग इफेक्ट? तो बात नहीं, अल्फा पार्टिकल्स हैं। तो गाइस आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू।